वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ साहब और हम उनसे गुफ्तगू कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर मछली की सनत किस तरह पाकिस्तानी मईशत को मुस्तहकम कर सकती है और पाकिस्तान को एक खुद कफील मुल्क बना सकती है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के अंदर 800 किलोमीटर से तवील हमारा साहिल समंदर भी है, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा पोटेंशल है मछली पकड़ने का, और मछली के साथ साथ झींगे, क्रैब्स और दूसरी इस तरह की आबी जानवरों का। क्या वजह है कि मछली के अलावा हम लोग किसी और चीज़ पर फोकस नहीं कर सके? उसमें मैं गुजारिश करूंगा जी, जहाँ तक फ्रेश वाटर का है उसमें तो वो झींगे का होना मुश्किल है। ठीक है, वहाँ पे होता नहीं, यानी कि ये समुंदर में ही हो सकता है। और समुंदर में भी 2-3 सिस्टम हैं, यानी कि एक तो ओपन वाटर में मछली पल रही है, खुद बहुत पल रही है। दूसरा हम उसमें ये भी कर सकते हैं कि हम उसमें केज कल्चर सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाएं। दुनिया भर में चल रहा है, दुनिया भर में ये सिस्टम चल रहा है। एक पेन कल्चर होता है, एक केज कल्चर होता है। पेन कल्चर क्या होता है डॉक्टर? पेन कल्चर में ये होता है कि वो एक जाल नीचे बिछा देते हैं, काफ़ी ज़मीन पर बिछाते हैं, काफ़ी वसी एरिया में, और उसके साथ पोल लगाते हैं ताकि मछली बाहर जंप ना करे या बाहर निकल ना जाए। ठीक है। और वो एक ये समझने का एक छोटा सा, जैसे हम यूनिट बनाते हैं बाहर ज़मीन पे, फार्म बनाते हैं, वो एक फार्म की शक्ल अख्तियार कर लेता है। ठीक है। कि वो एक फार्म बन जाता है, एकड़ का बना लें, 1.5 एकड़ का बना लें, बना कर उसमें आर्टिफिशियली फीड करें, पानी उसमें ऑलरेडी मौजूद है। तो जब भी हमने मछली पकड़नी है, जाल को आप उठाएं और मछली वहाँ से पकड़ लें। ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि उसमें केज कल्चर की जाए। पूरी दुनिया में जो सारा राइज है सिस्टम, उसको केज कल्चर के जरिए हम उसमें बेशुमार मछली पैदा करवा सकते हैं। केज और पेन कल्चर में क्या फर्क है, मैं ये जानना चाहता हूँ। केज तो है कि आपने एक जंगला बनाया। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है जी। हाँ जी। उसके जो सुराख हैं, लेट्स सपोज वो 2 इंच के सुराख हैं, हाँ जी। उसमें अपनी जो मछली छोड़ी वो 6 इंच की मछली छोड़ दी। हाँ जी, हाँ जी। कि वो उससे निकल ना सके। हाँ जी, हाँ जी। उस केज को आपने पानी के अंदर फ्लोट कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें समंदर है, दरिया है, नहर है, जो भी है, वो पानी गुजरता रहेगा, मछली आपकी उसी जाले के अंदर रहेगी, वहां पर उसको आर्टिफिशियली फीड करते रहेंगे। जब आपने मछली निकालनी होगी, आप अपना वो जाल बाहर निकालेंगे, आप उसमें से मछली निकाल लेंगे। पेन कल्चर इससे किस तरह फर्क है? हाँ जी, फर्क इस तरह है कि जहाँ पे पानी की लहरें ज्यादा पड़ती हैं जी, वहाँ तो है केज कल्चर कामयाब। ठीक है। जहाँ पे लहरें कम पड़ती हैं वहाँ आप पेन कल्चर कर सकते हैं, कि जब पानी का बहाव कम होगा तो वो आपका जो पेन लगाया है वो स्टेबल होगा, और लेकिन वो एज ए फार्म, एक फार्म यूनिट के तौर पर काम करेगा। कि वहाँ केज के लिए ये भी ज़रूरी होता है कि उसमें लहरें पड़नी चाहिए ताकि उसके फीसेस वगैरह जो है वो साथ लेकर पानी ले जाए, तो उसकी सफाई होती रहे। ठीक है। अच्छा, पेन जो है, पेन का है कि आप एक वसी एरिए पर एक जाल बिछाकर उसका एक फार्म छोटा सा बना लेते हैं, लेकिन उसमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि वहाँ पे ज़्यादा लहरें नहीं पड़नी चाहिए। अगर ज़्यादा लहरें पड़ेंगी तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तीसरा तरीका ये है कि हम फार्म उस समुंदर के ऊपर ही हम रेसवे कल्चर सिस्टम डेवलप करें। रेसवे, अच्छा। रेसवे ये पक्के पांड होते हैं, हम वो उसके सीमेंट के बना सकते हैं, फाइबर ग्लास के बना सकते हैं, या लोहे के बना सकते हैं। अच्छा। उसमें हम फ्लो थ्रू सिस्टम रखते हैं कि एक साइड से पानी आ रहा है, दूसरी साइड से पानी निकलता जा रहा है। अब पानी आपके पास वहाँ वाफर मौजूद है, अब उन रेसवे में आप आर्टिफिशियल फीड करके, तो आप हाई स्टॉकिंग डेंसिटी कल्चर करके, तो आप उसमें बेशुमार मछली प्रोड्यूस कर सकते हैं। बजाय इसके कि हम सिर्फ डिपेंड करें समुद्र के ऊपर, ओपन वाटर पे, तो हम ये तीनों चारों सिस्टम को इंटीग्रेट करके, इनको चला के उसमें श्रिम्प पालें, उसमें मछली पालें, जो मर्जी पालें। क्योंकि ये सिस्टम पूरी दुनिया में राइज हैं, सारे लोग समुद्रों में ये कर रहे हैं और कामयाब भी हैं और बेशुमार प्रोडक्शन ले रहे हैं। तो हम भी ये तरीका इस्तेमाल करके हम इसकी प्रोडक्शन कई गुना तक बढ़ा सकते हैं, और वो ऐसी चीज़ होगी जो हमारे कंट्रोल में भी होगी। और यही तमाम चीज़ें जो है हमारे दरियाओं पे भी इम्प्लीमेंट हो सकती हैं। दरियाओं में भी इम्प्लीमेंट हो सकती हैं। कैसे दरिया जो सारा साल चलते हैं, वहाँ पे भी हम केज कल्चर कर सकते हैं। हमारे डैम्स के अंदर भी इम्प्लीमेंट हो सकती है कि डैमों में चूँकि पानी वो स्टैगनेंट तकरीबन होता है, उसमें ज़्यादा लहरों का मसला नहीं है। डैमों में ये हम केज कल्चर स्कीम जो है वो चला सकते हैं। बल्कि हमारा जो पाकिस्तान फिशरीज बोर्ड है, उन्होंने कुछ ये मंगला डैम में और तरबेला ये रावल डैम में ये शुरू भी किया है केज का एक्सपेरिमेंट। के केज कल्चर तजर्बाती बुनियाद पे उन्होंने शुरू किया है कि उसमें केज लगाए भी हैं, उसमें फीडिंग भी करवा रहे हैं। अब इंशाल्लाह करे कामयाब हो जाए तो वो एक अजाफी जो है वो बिजनेस शुरू हो जाएगा फिश फार्मिंग का। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि जो लोग फिश फार्मिंग करते हैं, जो मछली है उसकी खुराक जो उसको फीड दी जाती है, उसका मुआवजा अगर हम दूसरे गोश्त पैदा करने वाले जानवरों से करें, भेड़ से, बकरे से, गाय से, भैंस से, इसके अलावा अगर हम पोल्ट्री से करें, तो जो फीड मछली लेती है उसकी मिकदार ज़्यादा है या कम है?
अच्छा, उसमें मैं गुजारिश करूँगा कि मछली जो है इसको साइंटिफिक टर्म इस्तेमाल की है कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल है जी, कोल्ड ब्लड ठंडे खून वाला जानवर है। ठीक है। अब जिस तरह ह्यूमन बीइंग है, ये दूसरा लाइफ स्टॉक है, इन्हें कहते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स, यानी कि इनका टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ता है, बॉडी को मेंटेन करना पड़ता है। अगर ये बॉडी मेंटेन नहीं करती तो वो बीमार हो जाता है, ये एबनॉर्मल हो जाता है। ठीक है। अब मछली का ये मसला नहीं है, मछली कोल्ड ब्लडेड है, उसका टेम्परेचर उसके एनवायरनमेंट के मुताबिक चेंज होता है। ठीक है। अब जब पानी का अगर टेम्परेचर ठंडा होगा तो मछली का बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा, अगर पानी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो मछली के बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। अब जो एनर्जी उसको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल करनी पड़ती है वो उसकी स्पेयर हो जाती है। ठीक। दूसरा उसमें ये होता है कि जो फ्रिक्शन में, जो चलने फिरने में, जो एक्सरसाइज में, जो मूवमेंट में एनर्जी दूसरे जानवरों की ज़ाया होती है वो मछली के लिए नहीं होती, कि मछली को बहुत कम से कम रेजिस्टेंस फेस करना पड़ती है पानी के अंदर मूवमेंट करने में। ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि अब जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, से लाइफ स्टॉक का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया है या यूरिक एसिड है जी। अब मछली का ये बहुत कम है, मछली क्या है, अमोनिया। अच्छा, अमोनिया जो है वो टॉक्सिक मैटर वो रिलीज़ कर दिया है गिल्स के ज़रिए, और बाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसका मतलब ये है कि यूरिया अमोनिया चूँकि पानी में कम होता है, गिल्स में ज़्यादा होता है, वो ऑटोमेटिकली वो पानी में चला जाता है। यानी कि मछली की एनर्जी जो है वो इस तरह बचती है कि ना तो उसको अमोनिया एक्सक्रीट करने में खर्च होती है, ना उसको अमोनिया को यूरिया में या यूरिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी ज़ाया होती है वो भी मछली बचाती है। जब वो भी बच गई, मूवमेंट में बच गई, टेम्परेचर में बच गई, तो मछली के जो FCR है, जो फीड कन्वर्शन रेशो है, कि उसने कितनी फीड खानी है, कितना उसने गोश्त बनाना है, वो उस हिसाब से दूसरे जानवरों की निस्बत उसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। यानी कि चूंकि मछली को मुशक्कत कम करनी पड़ती है, इस वजह से उससे खुराक की जरूरत भी कम पेश आती है, और थोड़ी खुराक खा के वो ज़्यादा गोश्त बनाती है। ठीक है। मसलन जो मैंने FCR कहा कि फीड कन्वर्शन रेशो, कि वो कितनी फीड खा के कितना गोश्त बनाती है। अब मुर्गी को देखें, मे बी उसको 2.5 किलो फीड खा के 1 किलो गोश्त बनाना पड़े। अच्छा। उसके मुकाबले मछली जो है वो 1.3 या 1.5 किलोग्राम फीड खा के उतना गोश्त बना लेगी, यानी कि उससे आधी फीड में उतना गोश्त बना लेगी। ठीक है। हाँ जी। डॉक्टर साहब, अगर हम मछली के गोश्त का कंपैरिजन करें इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू के हिसाब से दूसरे गोश्त से, तो मछली का गोश्त तो कहा जाता है कि तमाम दूसरी जो अक़साम के गोश्त है उससे बेहतर है। हाँ जी। तो ये किस तरह दूसरे गोश्त से बेहतर है? ये इस तरह बेहतर है कि पहली बात तो यह है कि प्रोटीन मछली में दूसरे जानवरों की निस्बत ज़्यादा होती है। ठीक। दूसरा, इसका जो प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड बैलेंस जो है वो भी इसका दूसरे जानवरों से ज़्यादा बेहतर है, जो कि उसकी क्वालिटी को दूसरी जानवरों से अफजल करता है। इसके बाद इसमें आयोडीन की मकदार होती है, जो कि गाइटर, अगर डेफिशिएंसी उसकी हो जाए तो गाइटर काज करता है, वो भी इसमें ज़्यादा मकदार होती है। फास्फोरस की मकदार दूसरे जानवरों से इसमें ज़्यादा पाई जाती है। अब दूसरा है कि विटामिन ए, जो कि आँखों के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है, वो भी दूसरे जानवरों को निस्बत इसमें ज़्यादा पाया जाता है। और मछली खाने वाले जो ज़्यादा लोग हैं उनको नज़र की कमज़ोरी भी कम वाक़ई होती है, कम होती है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें एक फैटी एसिड होता है जिसे स्फिंगोमाइलिन कहते हैं। अच्छा। स्फिंगोमाइलिन का रोल होता है दिमाग के अंदर। जो लोग मछली खाते हैं वो ये भी देखा गया कि वो ज़हीन भी ज़्यादा होते हैं। अच्छा। ये भी उसमें फ़र्क है। तीसरा, आइंस्टाइन ज़्यादा मछली खाया करता था। हाँ जी, ज़्यादा मछली खाया करता था। चांसेस ये हैं कि ज़्यादा मछली खाया करता था। अच्छा, चांसेस हैं। हाँ जी। दूसरी बात ये है कि इसमें फैट्स कम होते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है, दिल के मरीजों के लिए भी ये बहुत बेहतर है। इसमें फैट्स के अंदर फिर एक और चीज़ होती है जिसे फैटी एसिड कहते हैं। फैटी एसिड में 2 किस्म के होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड, एक होते हैं अनसैचुरेटेड। जो कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं वो फैटी एसिड होते हैं सैचुरेटेड, जबकि मछली में होते हैं अनसैचुरेटेड, जो कि कोलेस्ट्रॉल बनाते ही नहीं है। जबकि गाय भैंसों में सैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होती है, जिसे चर्बी कहते हैं, वो ज़्यादा होती है, जो कि दिल के लिए मोहलक होती है, उसके लिए नुकसानदेह होती है। जबकि मछली का गोश्त जो है वो चर्बी को कम करता है और दूसरे जानवरों का गोश्त चर्बी को बढ़ाता है, इसलिए ये भी मछली का फ़ायदा है। डॉक्टर साहब, ये जो फिश फार्मिंग है, डॉक्टर साहब, फिश फार्मिंग के अंदर 10 एकड़ का किसान जो फिश फार्म बनाता है अपने लिए,
उसे साल के बाद कितनी आमदन बचत की सूरत में मुतवक्का हो सकती है? उसमें यह है कि वो कम से कम अगर उसकी मैनेजमेंट अच्छी है जी, तो फिर तो वो 7 लाख तक चला जाता है 10 एकड़ में 7 लाख रुपया सालाना उसको। बचत बता रहे हैं या कुल आमदन बता रहे हैं? नहीं, 7 लाख बचत हो सकती है अगर उसकी मैनेजमेंट अच्छी है तो। ठीक है। कई लोग हैं अखराजात निकाल के कई लोग हैं वो लाख तक भी पहुंच जाते हैं, 10 लाख तक। लेकिन डिपेंड सारा करता है कि उसकी मैनेजमेंट कैसी थी, उसने बर वक्त फीड दी उसको नहीं दी, जो उसकी रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक उसने को फीड दी है, उसकी वाटर क्वालिटी को मेंटेन उसने कैसे किया है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती। उसको डिजीज़ को कंट्रोल किया है, हेल्दी उसमें पूंग डाला गया है, पूंग का साइज़ अच्छा था, अगर ये सारी चीज़ें ठीक हैं तो वो 10 लाख तक ले सकता है। लेकिन जो एवरेज फार्मर है वो भी 5 लाख तक आराम से ले सकता है उसमें से। डॉक्टर साहब, 10 एकड़ का जो फार्म है, फिश फार्म, उसके ऊपर लागत भी तकरीबन 10 लाख के करीब आती है। 10 लाख तकरीबन 10 लाख की जो कैपिटल कास्ट है उसकी, उसमें 70,000 रुपया फी एकड़ उसकी खुदाई पे लग जाता है। 7 लाख रुपए तो ये हो गया। 7 लाख तो वो हो गया। इसके बाद उसने वहाँ पे कोई कमरा बनाना है, वाच एंड वाट हट बनानी है, ट्यूबवेल लगाना है, वो सारी चीजें मिला जुला के ना 10 लाख तक वो पहुंच जाता है। ठीक है। और उसके बाद जो उसका सीड है, मछली का पूंगा है, उसकी कीमत उससे अलग है। हाँ जी, उसकी कीमत अलग है। लेकिन वो आप जैसे मैंने पहले बताया कि गवर्नमेंट हैचरीज जो हैं वो सब्सिडाइज्ड रेट पर अच्छी किस्म का पूंगा जो है सस्ते दामों वो फरोख्त करती हैं। यानी कि आप हुकूमत से ये चीज़ सस्ती ले सकते हैं। हाँ, ये चीज़ सस्ती ले सकते हैं। दूसरा, जब 10 एकड़ के लिए आपको टोटल 20,000 पूंग चाहिए अगर छोटे साइज़ का है, उसे नर्सरी में डालना है, उसने वहाँ उसको पालना है, 5-6 इंच तक पहुँच जाएगा मार्च तक, तो वहाँ से उठाकर वो उसमें डाल देगा। अगर वो बड़ा पूंगा लेगा तो उसको कीमत ज़्यादा देनी पड़ेगी। जो प्राइवेट फार्मर देते हैं 6 रुपये का 6 इंच का पूंगा देंगे, उसकी ट्रांसपोर्टेशन मुश्किल हो जाएगी, वो उसको महंगा पड़ेगा। तो उसका बेहतरीन है कि सस्ता पूंगा ले, जून जुलाई में नर्सरी में डाले, उसको 6 महीने पाले, 6 महीने पालने के बाद 5-6 इंच कर ले उसको और अगले अपने फार्म में उसको ट्रांसफर कर दे। डॉक्टर साहब, अगर मैं आपसे क्रक्स इस गुफ्तगू का निकालना चाहूँ कि एक 10 एकड़ का फार्मर कितने पैसे इन्वेस्ट करके जी और साल बाद कितनी आमदन कमा सकता है, तो आपको किस तरह बयान करेंगे? हाँ जी, मैं इस तरह बयान करूंगा कि देखना, कैपिटल कास्ट उसकी है 10 लाख रुपया, ये तो उसकी फिक्स कास्ट होगी। अब इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, 10 साल पे कर लें, 5 साल पे कर लें, ये तो उसका एक पोर्शन 10% निकलता जाएगा, हर सालाना निकलता जाएगा। अब रहा उसका मसला खर्चे का। अब खर्चा जो है उसका कम से कम 30 से 40 हज़ार तक उसका फीड पे खर्चा हो जाना। ठीक है। अगर ज़मीन उसकी अच्छी है, पानी रिटेन करती है, तो ये समझ लें कि 25,000 रुपया उसका जो ना वो पानी पे लग जाना है। जब पानी पे ये आप कर लेंगे 65,000, मछली उसके सही पल जाती है तो कम से कम वो 1200 किलोग्राम 1300 किलोग्राम मछली प्रोड्यूस वहाँ से कर सकता है। जब इतनी मछली प्रोड्यूस करेगा तो डेफिनेटली उसको 70,000, 80,000, 90,000 तक भी जा सकता है पर एकड़ पर ईयर, वो इतना प्रॉफिट कमा सकता है उसमें से। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के आखिर में मैं आपसे ये कुछ ऐसे इक़दाम तजवीज़ करने का कहूँगा कि जिनके ज़रिए पाकिस्तान के अंदर मछली की सनत को फ़रोग़ दिया जा सकता है। वो कौन कौन से इक़दाम आप तजवीज़ करते हैं? मैं सबसे पहले ये तजवीज़ करूँगा कि हमारे पास इतनी ज़मीनें बेकार पड़ी हैं जी, जो सेलाइन हैं, वाटर लॉग्ड हैं, बंजर हैं, जिसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जाती। अगर उन्हीं ज़मीनों को हम फ़िश फार्म में कन्वर्ट कर दें तो हमारे लिए एक बेहतरीन प्रोटीन का सोर्स, इनकम का सोर्स, रोज़गार का सोर्स, ये सारा कुछ बन सकता है उसमें से। दूसरा ये है कि हमें फार्मिंग के अंदर जिद्दत यानी कि नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए ताकि हम उसमें से कम एरिया में से, जिस तरह का पानी कम होता जा रहा है, ज़मीनें श्रिंक होती जा रही हैं पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, कि हमें उसमें जदीद रुझानात, जदीद टेक्नोलॉजी लाएं, जिस तरह के पूरी दुनिया में हो रहा है कि एक टर्म है इंटेंसिव फिश कल्चर, जो कि पोल्ट्री में होती है, थोड़े रकबे पर ज़्यादा प्रोडक्शन। हाँ जी, मैं आपको इस तरह मिसाल दूंगा कि 1 एकड़ में से हम 1000 किलोग्राम मछली लेते हैं तो वो हमारी टोटल जो है वो बनती है 250 ग्राम पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से। जबकि ये प्रोडक्शन लोग जो ले रहे हैं, जो इंटेंसिव के ज़रिए ले रहे हैं, वो 50 किलोग्राम फी क्यूबिक मीटर में ले रहे हैं, जो कि हम 50 किलोग्राम, इससे ज़्यादा भी ले रहे हैं, जो कि हम 250 ग्राम पे लेते हैं। अगर हम इसको कन्वर्ट कर दें, उसमें ज़मीन भी कम, पानी का इस्तेमाल भी कम, और अखराजात भी कम, लेबर भी कम और प्रोडक्शन उसकी बहुत ज़्यादा ले सकते हैं। जिस तरह कि हम पोल्ट्री में ले रहे हैं कि अगर पोल्ट्री में इंटेंसिव कल्चर ना आता तो आप देख ही लें कि जो गोश्त का हाल है कि ये कैसे पूरा हो सकता था इतनी आवाम में। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, पाकिस्तान ने सन 2010-11 में 29 करोड़ 60 लाख डॉलर की मछली और दूसरे आबी जानदार एक्सपोर्ट किए।
जो कि दुनिया की आलमी 94 अरब डॉलर की इस सनत में इंतहाई मामूली हिस्सा है। जबकि पाकिस्तान में सालाना 1 से 2 अरब रुपए की मछली प्रॉपर हैंडलिंग ना होने की वजह से ज़ाया हो जाती है। और पाकिस्तान में चूंकि मछली को प्रोसेस करने के कारखाने ना होने के बराबर हैं, इस वजह से हमारी इस पकड़ी हुए जानदार मछलियों को आलमी मार्केट में इंतहाई कम दाम मिलते हैं और हमें कम ज़र मुबादला हासिल होता है। ये वक्त का तकाजा है कि पाकिस्तान के अंदर मछली से मुताल्लिका सनत को इस्टेब्लिश किया जाए। पहले तो मछली जहां पकड़ी जाती है उन जहाज़ों के ऊपर हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों को लागू किया जाए, फैक्ट्रीज़ में इनको प्रोसेस किया जाए। उसके बाद हम इन जानदारों को वैल्यू एडिशन करें, इनकी प्रोडक्ट्स बनाएं और उनके बाद इनको एक्सपोर्ट करें। और इस तमाम काम के बाद हम कुछ बईद नहीं कि इस कुल वॉल्यूम का 1% जो तकरीबन 1 अरब डॉलर बनता है बआसानी हासिल कर सकते हैं। यहाँ ज़रूरत सिर्फ चंद इक़दामात लेने की है, जिसमें स्टोरेज की सहूलियत मुहैया करना, अपने मछेरों को ट्रेनिंग देना, हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों को लागू करना और वैल्यू एडिशन करना शामिल है। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इस यकीन के साथ इजाज़त दीजिए कि पाकिस्तान बहुत जल्द अपनी खुद कफालत की मंजिल को ज़रूर पा लेगा। हमें हमारे प्रोग्राम के बारे में फीडबैक देने के लिए ज्वाइन कीजिए facebook.com/खुदकफील पाकिस्तान।